नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूँ। आप सभी जान रहे हैं कि दाखिल-खारिज पे जितने भी वीडियो है, वो मैं बना रहा हूँ। आज उसी संबंधित से एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जो बिहार में एक प्रमुख प्रचलन चीज़ होता है रसीद-बेची। रसीद-बेची क्या होता है और दाखिल-खारिज में इसका क्या रोल होता है? तो रसीद-बेची एक तरीका के कहा जाता है तो रजिस्ट्री का उधार पैसा के परिप्रेक्ष्य में उस शब्द का उपयोग होता है। भोजपुर में रसीद-बेची और अन्य जिलों में अन्य-अन्य तरीके के शब्दों में उपयोग किया जाता है और पूरा भारत में इस तरीके के बातों का प्रचलन है। अब इस पे एक प्रमुख जजमेंट द्वारा आप सभी को समझा देता हूँ मैं और इसका कंटेंट के भी बारे में कुछ चीज़ें बता देता रहा हूँ और ये केस का नाम है 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जनक दुलारी देवी व अन्य बनाम कपिल देव राय एवं अन्य। अब ये रसीद-बेची क्या होता है? सबसे पहले रसीद-बेची होता है कि जिसे कुछ पैसा बाकी रह गया मान लीजिए हम 1 लाख में कोई ज़मीन तय किए या 5 लाख में तय किए किसी से बिक्री करने के लिए। हम रजिस्ट्री ऑफिस जाके निबंधित यानी रजिस्ट्री कर दिए। उसमें जो केवाला होता है यानी सेल डीड पे उधार लिखवा दिए कि 1 लाख रुपया बाकी रहेगा, जिसको हम रसीद-बेची पे देंगे। तो इसका मतलब उसके आधार पे रजिस्ट्री तो हो गया, बाकी पैसा रह गया लेकिन उसके आधार पे दाखिल-खारिज कैसे होगा? तो दाखिल-खारिज उससे नहीं रुकता है और ना ही दाखिल-खारिज उसके बिना रुक भी सकता है, दोनों बात है। क्या? उस कंटेंट में क्या लिखा हुआ है इस पे निर्भर करता है। तो यही इस जजमेंट में क्लियर किया गया है। हर पॉइंट को क्लियर किया गया है कि किस-किस पॉइंट पे क्या-क्या तो थोड़ा-सा इसमें समय लगेगा और इसका मेन लाइन पहले हम आप लोगों को समझा देता हूँ। और रसीद-बेची पे जो पैसा बाकी रहता है वो लिख दिया जाता है कि इतना पैसा बाकी है, ऊपर वाला पन्ना पे। नीचे कंटेंट में अधिकतर कातिब लोग लिख देते हैं कि पूरा पैसा पा लिए और आज से इनका दखल कब्जा एवं समस्त अपना जो अधिकार था इनको सौंप दिए और ऊपर में लिख देते हैं मेन हेडिंग पे कि इतना पैसा पाया, इतना पैसा बाकी और बाकी पैसा जो है वो रसीद-बेची के समय दिया जाएगा। यानी शेष पैसा जब मिलेगा तब रसीद-बेची हम कर देंगे कि पूरा पैसा हम ले लिए। एक रिसिप्ट होता है और उस पे साइन किया जाता है कि हम पूरा पैसा पा लिए। तो वो रसीद और सेल डीड रखने का अधिकार होता है विक्रेता को जब तक पैसा पूरा नहीं मिला है। यहाँ तक कि पैसा मिलने के बाद भी उन्हीं को मिलता है और वो दे देते हैं पैसा मिलने के बाद जो खरीदार है यानी जो ज़मीन परचेज़ किया है उसको। लेकिन इसमें ये रीज़न होता है कि कातिब जो होता है वो खरीदने वाला के पक्ष का होता है क्योंकि जिसको खरीदना है वो सब पेमेंट जो है वही करता है, खरीदने वाला ही करता है। कातिब का चाहे रजिस्ट्री फीस ये टोटल पेमेंट खरीदने वाला ही करता है। तो खरीदने वाला अपना हिसाब से कातिब रखा हुआ है, तो अब वो अपना हिसाब से कहीं कातिब गड़बड़ कर दिया तो वैसे तो कातिब को देना नहीं चाहिए कि पैसा बाकी है तो खरीदने वाला जो परचेज़र है उसको विक्रेता को ही देना चाहिए। लेकिन कहीं-कहीं बहुत सारे जगहों पे जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट है उसमें कातिब ने दे दिया था और कातिब लोग गड़बड़ कर देता है कोई-कोई। तो इससे ये तो नहीं होगा कि किसी के अधिकार को वंचित किया जाएगा और इससे ये हम नहीं कह सकते हैं कि पैसा उनका मिल गया है। केवल दस्तावेज़ मिल जाने से उस पे रसीद पे साइन होना चाहिए, उस पे लिखा होना चाहिए कि हाँ, हम पैसा पूरा पा गए। यही इसका मूल प्रावधान है। उसके बाद मालिकाना हक यानी स्वत्व टाइटल या स्वामित्व जो भी उनका संपूर्ण रूप से हो जाता है, उसके बाद वो दाखिल-खारिज कराने के लिए ले जाकर करा सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी को डीड का ज़ेरॉक्स मिल गया चाहे नकल कराए नकल निकाल कर भी
और वो दाखिल खारिज करवा लिए। तो दाखिल खारिज पहला बात तो स्वामित्व नहीं देता है, यानी मालिकाना हक नहीं देता है। पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। ये दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है कि दाखिल खारिज के डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि इससे स्वत्व डिसाइड नहीं होता है। स्वत्व यानी टाइटिल डिक्लेयर करने का अधिकार सिविल न्यायालय का है। वो एक जटिल प्रक्रिया है, उसके तहत टाइटिल डिक्लेयर होता है। इस केस में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस किस कंडीशन में टाइटिल मिल जाएगा। अगर पैसा बाकी भी है रसीद बेची के लिए चाहे रजिस्ट्री में, तो किस आधार पर स्वामित्व मिल जाएगा कि वो दूसरा व्यक्ति को बेच ना पाए। इस केस में पूरा डिक्लियर हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि पैसा आप कितना भी दे दीजिए, अगर वो 1 रुपया भी उसका बाकी है, रसीद बेची नहीं हुआ है, तो ये माना जाएगा कि आपका स्वामित्व तो नहीं हुआ, वो दूसरे को भी बेच सकता है। और उसका टाइटिल वो अपने पास रख लिया और दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, उसका टाइटिल हो गया, तो वो उसका हक हो गया। उसका पूर्ण पूरा पैसा देकर उसे रसीद बेची कर दिया। इस केस में यही हुआ है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट यही दिए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे बिंदुओं को डिफाइन किया है, मैं हर एक लाइन को आप सभी को पढ़ के समझाता हूँ। हुआ ये था कि जनक दुलारी देवी एक जमीन खरीदी। ये आरा का ही केस है, सौभाग्य से मैं भी आरा का ही हूँ और आरा का ही केस है। ये काफी AIR में रिपोर्टेड है और काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है रसीद बेची टॉपिक के लेकर। जनक दुलारी देवी जमीन खरीदती हैं कपिल देव राय से। कपिल देव राय के डीड में ये लिखा हुआ था जनक दुलारी देवी के कि 17,000 रुपया इसने पा लिया और कपिल देव राय ने 5,000 रुपया डीड में बाकी है, जो रसीद बेची के समय देंगी। उसके बाद कपिल देव राय क्या करते हैं, कुछ दिन बाद नोटिस करवाते हैं कि अब मेरा पैसा नहीं, दुलारी देवी के घर से नोटिस कराया जाता है कि आप पैसा ले लीजिए, शेष 5,000 जो रुपया है वो ले लीजिए और रसीद बेची कर दीजिए। कपिल देव राय दावा करते हैं कि हमने निबंधन किया था, हम पूरा 22,000 रुपया मेरा बाकी है, पूरा 22,000 रुपया दिया जाए। तो इसके बाद जनक दुलारी देवी केस फाइल करती हैं। जनक दुलारी देवी केस फाइल करने के बाद जिला न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये फैसला देता है कि जनक दुलारी देवी ने 17,000 रुपया दी है और 5,000 रुपया इनका बाकी है। लेकिन बाकी होने के बावजूद भी टाइटिल डिक्लेयर इनका नहीं हुआ था और टाइटिल उन्हीं को था। उसके आगे जो ये कपिल देव राय क्या करते हैं कि नोटिस के बाद ही बेच देते हैं, 1 महीना 2 महीना बाद। जैसे आगे आइए यहाँ पे डेट, तो वो बेचने के बाद पहले राउंड ऑफली आप लोगों को समझाता हूँ। तो कपिल देव राय दूसरका व्यक्ति को बेच देता है, यानी जनक दुलारी देवी को छोड़कर दूसरे व्यक्ति से बेच देते हैं 19,000 रुपया में। बेचने के बाद दूसरा व्यक्ति दखल कब्जा सब कुछ ले लेता है, उसका सब कुछ डिक्लियर हो जाता है। अब जनक दुलारी देवी वंचित हो जाती हैं, तो ये सूट फाइल करती हैं। सूट फाइल करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये मान लेता है कि जनक दुलारी देवी ने 17,000 रुपया दी थी, 5,000 रुपया बाकी था रसीद बेची पे और कपिल देव राय ने जमीन बिक्री कर दिया। तो क्या जमीन पे अधिकार होगा जनक दुलारी देवी का? तो इस पे तो क्लियर नहीं किया, लेकिन इस फैसला के बाद अपील कर दिए। अपील कर दिए जो खरीदा हुआ व्यक्ति था, जो कपिल देव राय से दूसरा व्यक्ति खरीदा था, यानी दुलारी देवी के अलावा जो दूसर का डीड हुआ था, वो व्यक्ति ने डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील कर दिया, फर्स्ट अपीलेंट कोर्ट में। तो जब अपील हुआ तो उसमें उसने डिफाइन कर दिया और वो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज ने मान लिया कि नहीं, 17,000 रुपया जो दुलारी देवी देने का दावा कर रही हैं वो नहीं दी है और कपिल देव राय का 1 रुपया भी नहीं मिला है। और इस तरीके से रसीद बेची एक प्रचलन है बिहार में,
और अन्य जगह पे भी उधारी का भाषा उपयोग होता है, लेकिन इस केस में खासकर बिहार को डिफाइन किया गया है, इसलिए मैं भी बिहार का ही शब्द यूज कर रहा हूँ। तो इसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लेता है कि ये जो है पैसा नहीं दिए हैं, यानी जनक दुलारी देवी एक भी रुपया नहीं दिया है, इनसे धोखा से साइन करवाया गया है कपिल देव राय से। इसके बाद दूसरा व्यक्ति को पूर्ण अधिकार होता है। फिर उसके बाद दुलारी देवी अपील करती हैं हाई कोर्ट में, सेकेंड अपील। सेकेंड अपील में भी हाई कोर्ट इस फैसले को सलामत रखते हुए और वो भी कहता है कि इनको दूसरा बेचने का अधिकार था, क्योंकि इनको नोटिस कराया गया था पहले और इनका डीड कैंसिल हो गया था नोटिस के आधार पे, और उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया था, जो 22,000 रुपया शेष बाकी था। कभी भी देने के मंतव्य उन लोगों का नहीं था। जिसके बाद दूसरा बिक्री करने का इनको अधिकार था और रसीद बेची में पैसा बाकी रह गया था, तो उस कंटेंट में लिखा हुआ था विलेख में यानी डीड में कि पैसा पूरा पा लिए, नीचे लिखा हुआ था, और आज से पोजीशन टाइटिल इनका स्वामित्व हम दे दिए और पूरा पैसा उक्त तिथि को प्राप्त कर लिए। लेकिन फिर ऊपर में लिखा हुआ था कि रसीद पे इतना बाकी है, यानी 5,000 रुपया बाकी है, 17,000 रुपया मिला है। इससे प्रतीत ये होता है कि पूरा पैसा मिलने के बाद ही स्वामित्व टाइटिल और पोजीशन दिया जाएगा। तो जब टाइटिल स्वामित्व पोजीशन पूरा पैसा मिलने के बाद और पैसा बाकी ही है, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि उनको स्वामित्व मिल गया था। अगर उनको स्वामित्व मिल जाता तो केवल पैसा के लिए केस कर सकते थे, लेकिन इन्होंने रसीद बेची पे पैसा बाकी था, तो शायद टाइटिल यानी स्वामित्व इन्होंने दिया ही नहीं, यानी कपिलदेव राय के पास स्वामित्व था और दूसरा बेचने का अधिकार था। और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने अपील किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कायम रखा, यानी उसी फैसला को कायम रखा। जैसे आइए लाइन बाय लाइन आप सभी को पढ़ के सुनाते जाता हूँ। वैसे आप सब भी बाई गूगल सर्च कर सकते हैं कपिल देव राय व अन्य बनाम जनक दुलारी देवी व अन्य 2011 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, आप सभी सर्च करके पढ़ सकते हैं। विशिष्ट पालन के लिए एक मुकदमे में वादीगण पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 3/1/2002 के निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर, यानी 2002 के निर्णय के विरोध में अपीलीय न्यायालय के दिनांक 1997 के निर्णय के विरुद्ध उनकी दूसरी अपील को खारिज कर दिया था। यानी कि 1997 में डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला दिया था और 2002 में पटना हाई कोर्ट के फैसला के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गए थे ये लोग। खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के दिनांक 1990 के निर्णय और डिग्री को उलटते हुए, यानी 1990 में डिग्री डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया था, जिसको डिस्ट्रिक्ट जज ने पलट दिया था प्रथम अपीलेंट कोर्ट ने। वो मान लिया था कि 17,000 रुपया उन्होंने नहीं लिया है। अपीलकर्ताओं का मामला संक्षेप में इस प्रकार है। दूसरा प्रतिवादी संपत्ति का मालिक था, यानी हरदेव राय। दूसरे प्रतिवादी ने वाद संपत्ति के संबंध में अपीलकर्ताओं के पक्ष में 22/2/1988 को एक बिक्री विलेख निष्पादित किया। 7/3/1988 को पंजीकृत 22,000 रुपये के प्रतिफल के लिए बिक्री विलेख के निष्पादन और पंजीकरण के समय अपीलकर्ताओं द्वारा दूसरे प्रतिवादी को 17,000 रुपये का भुगतान किया गया था। शेष 500 रुपये का भुगतान में बाद में किया जाना था। जब विक्रेता ने उक्त भुगतान के लिए अनुरोध किया, दूसरे प्रतिवादी ने बिक्री विलेख के संबंध में पंजीकरण रसीद अपने पास रख ली और शेष बिक्री प्रतिफल के भुगतान के बदले इसे अपीलकर्ताओं को सौंपने पर सहमत हुआ। दूसरे प्रतिवादी द्वारा बिक्री विलेख के निष्पादन पर वाद संपत्ति में उसका अधिकार, शीर्षक और हित अपीलकर्ताओं को हस्तांतरित हो गया और बेची गई भूमि का कब्जा भी उन्हें सौंप दिया गया। बाद में दूसरे प्रतिवादी ने 5,000 रुपये की शेष राशि
प्राप्त करने से परहेज किया और पंजीकरण रसीद देने में विफल रहा। अपीलकर्ताओं ने दूसरे प्रतिवादी को, यहाँ तक पहले आप सभी को समझा दूं, 22/2/1988 को सेल डीड हुआ। पहला सेल डीड जो जनक दुलारी देवी के पक्ष में हुआ था, और फिर प्रतिवादी नंबर 2 यानी हरदेव राय ने फिर दूसरे व्यक्ति को बिक्री कर दिया 19,000 में, जो 7/3/88 को हुआ। और उसके बाद 5,000 रुपये का भुगतान बाद में किया जाना था और 17,000 रुपया मिला था। उन्होंने फिर बोला कि 5,000 रुपये ले लीजिए और रसीद बेची कर दीजिए। इसके बाद रसीद बेची करने से हरदेव राय ने इनकार कर दिया। इस आगे 5,000 रुपये की शेष राशि प्राप्त करने से परहेज किया और पंजीकरण रसीद देने में विफल रहा। अपीलकर्ताओं ने दूसरे प्रतिवादी को पंजीकरण रसीद देने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया ताकि वे मूल पंजीकृत बिक्री विलेख प्राप्त कर सके, लेकिन दूसरा प्रतिवादी ने 17,000 रुपये की रसीद से इनकार करते हुए एक उत्तर भेजा, कहा कि संपूर्ण प्रतिफल दे था, यानी टोटल पैसा देना है, इसलिए अपीलकर्ताओं के लिए वाद दायर करना आवश्यक हो गया। अपीलकर्ताओं ने दूसरी प्रतिवादी को 5,000 रुपये का शेष बिक्री प्रतिफल प्राप्त करके 22/2/1988 को बिक्री विलेख से संबंधित पंजीकरण रसीद देने के निर्देश के लिए एक डिक्री की मांग की और कहा कि यदि दूसरे प्रतिवादी ने पहले ही उप पंजीयन के कार्यालय से मूल बिक्री विलेख प्राप्त कर लिया है, यानी कि हरदेव जो जनक दुलारी देवी है वो केस फाइल की और उन्होंने 5,000 रुपये देकर और अपना सेल डीड लेने की मांग की। सेल डीड को पहले ही जो हरदेव राय है विक्रेता है उन्होंने निकाल लिया था। उसके बाद इन्होंने मांग की कि मेरा पैसा जो है शेष उनका 5,000 रुपया वो दिया जाए और हम लोग का जमीन पे पोजीशन दिया जाए, डीड दिया जाए और रसीद दिया जाए। दूसरे प्रतिवादी ने अपना लिखित बयान दाखिल किया। उसने आरोप लगाया कि वह संपत्ति बेचने के लिए सहमत हो गया था क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी के जश्न के लिए तत्काल धन की आवश्यकता थी। उसने 22/2/1988 को बिक्री विलेख निष्पादित किया। अपीलकर्ताओं ने प्रतिफल का कोई हिस्सा नहीं दिया, यानी 1 भी रुपया नहीं दिया। जो 17,000 लगा रहे हैं वो झूठा है और बिक्री के समय भुगतान किया गया था झूठा था। अपीलकर्ताओं ने विलेख यह बताकर उसके साथ धोखाधड़ी की थी कि विक्रय मूल्य के 17,000 रुपये पहले ही भुगतान किए जा चुके थे और उससे विलेख को पढ़े बिना ही विलेख पर हस्ताक्षर करवा लिया। इस पे साइन कर दिया उन्होंने बिना पढ़े ही। उससे बिक्री मूल्य की मांग की, जैसा कि अपीलकर्ताओं ने कहा था कि बिक्री प्रतिफल बाद में भुगतान किया जाएगा, जो उसने पंजीकरण रसीद अपने पास रख ली और कब्जा नहीं दिया। पार्टियों की मंशा थी कि संपत्ति का स्वामित्व अपीलकर्ताओं को मिल जाए और अपीलकर्ताओं द्वारा 22,000 रुपये का प्रतिफल भुगतान करने पर ही कब्जा मिल जाए। चूंकि अपीलकर्ताओं बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहे, अब ये यहाँ पे कंडीशन आ गया। उन्होंने जवाब दिया कि हम 22,000 रुपया बाकी था, 22,000 रुपया उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने 22/2/1988 के उक्त बिक्री विलेख को 18/3/1988 को रद्द कर दिया, यानी कि इतना तारीख को रद्द कर दिया 18/3/1988 को नोटिस देकर। उसके बाद 29 तारीख 8वां महीना 1988 को संपत्ति को प्रथम प्रतिवादी यानी दूसरे व्यक्ति को 19,000 रुपये मूल्य पर बेच दिया और संपत्ति का कब्जा भी प्रथम प्रतिवादी को दे दिया। तब से प्रथम प्रतिवादी के पास मुकदमे वाली जमीन संपत्ति का कब्जा है। उन्होंने तर्क दिया, चूंकि अपीलकर्ताओं के पक्ष में बिक्री विलेख के निष्पादन और पंजीकरण के बाद भी शीर्षक और कब्जा उनके पास रहा और चूंकि बिक्री मूल्य भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए बिक्री को रद्द करने निरस्त करने में उनका औचित्य था और अपीलकर्ता किसी भी राहत के हकदार नहीं थे। इसके बाद क्रेता, इसमें प्रथम प्रतिवादी यानी जो दूसरा खरीदा था, को मुकदमे में दूसरे प्रतिवादी के
रूप में शामिल किया गया। न्यायालय ने उचित मुद्दे तय किए कि 22/2/1988 को निष्पादित किए बिक्री विलेख प्रतिफल के लिए था। क्या बिक्री विलेख के निष्पादन के समय अपीलकर्ताओं द्वारा बिक्री मूल्य के लिए 17,000 रुपये का भुगतान किया गया था? अपीलकर्ताओं ने 5,000 रुपये की शेष राशि दूसरे प्रतिवादी को दी थी। क्या बिक्री विलेख 18/3/1988 को रद्द किया गया था? क्या दूसरे प्रतिवादी को पहले प्रतिवादी के पक्ष में 29/8/1988 की बिक्री विलेख निष्पादित करने का कोई अधिकार था? क्या अपीलकर्ता 22/2/1988 के मूल बिक्री विलेख प्राप्त करने के हकदार थे? क्या दायर किया गया वाद पुनरीक्षण था और अपीलकर्ताओं के पास वाद के लिए वैध कारण था? और क्या वाद 5 सीमा अवधि द्वारा अर्जित था? अपीलकर्ताओं ने 7 गवाहों की जांच की और प्रतिवादी ने 6 गवाहों की। दोनों पक्षों ने कई दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। पॉइंट 5 ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 27/8/1990 के फैसले द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा कोर्ट फीस के भुगतान की शर्त के अधीन 22,000 रुपये के मुकदमे का फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने यह मान लिया कि अपीलकर्ताओं ने दूसरे प्रतिवादी को 17,000 रुपये के आंशिक बिक्री का मूल्य भुगतान साबित कर दिया, यानी 17,000 रुपया दे दिया है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मान लिया। दूसरे प्रतिवादी द्वारा बिक्री विलेख के निष्पादन पर शीर्षक अपीलकर्ताओं को पारित हो गया और अपीलकर्ता शीर्षक की घोषणा और कब्जे की वसूली के हकदार थे। व्यथित महसूस करते हुए प्रथम प्रतिवादी ने अपील दायर की। प्रथम अपीलीय अदालत ने 16/12/1997 के निर्णय और डिक्री द्वारा अपील को स्वीकार कर लिया और मुकदमे को खारिज कर दिया। इसने माना कि वादी अपीलकर्ता 17,000 रुपये का विचार के किसी भी हिस्से का भुगतान साबित करने में विफल रहे, यानी डिस्ट्रिक्ट जज ने खारिज कर दिया और ये साबित नहीं कर पाए, जो जनक दुलारी देवी के पक्षकार थे, कि 17,000 रुपये हमने दिया। कीमत का भुगतान करने के बाद दूसरे प्रतिवादी द्वारा बिक्री विलेख को रद्द करने और संपत्ति को पहले प्रतिवादी को बेचने का औचित्य सिद्ध हुआ। अपीलकर्ता द्वारा दायर दूसरी अपील को उच्च न्यायालय ने 3/1/2002 को विवादित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज का जो फैसला था उसको मान्य करते हुए पटना हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों की पुष्टि की गई। उक्त निर्णय को इस अपील में विशेष अनुमति द्वारा चुनौती दी गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट में ही पटना हाई कोर्ट के भी फैसला को चुनौती दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत तर्कों के आधार पर इस अपील में विचार हेतु निम्नलिखित प्रश्न उठे। प्रश्न नंबर 1, क्या अपीलकर्ताओं ने दूसरे प्रतिवादी को बिक्री मूल्य के रूप में 17,000 रुपये का भुगतान किया था? पॉइंट नंबर 2, क्या बिक्री विलेख के निष्पादन पर संपत्ति का स्वामित्व अपीलकर्ताओं को हस्तांतरित हो गया था? अपीलकर्ता यानी जो केस में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ हारी, यानी दुलारी देवी के पक्ष के लोग, जनक दुलारी देवी के। और दूसरा, ये जो टेक्निकल लैंग्वेज का उपयोग हो रहा है, इसको मैं आसानी भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ। क्या बिक्री विलेख यानी सेल डीड के वाला निष्पादन यानी बिक्री संपादित संपन्न पर संपत्ति का स्वामित्व यानी टाइटल अपीलकर्ताओं का हस्तांतरित हो गया, यानी उनके पक्ष में हो गया। क्या दूसरे प्रतिवादी विक्रेता को इस आधार पर बिक्री को रद्द अस्वीकार करने का अधिकार था, यानी हरदेव राय को अधिकार था कि वो दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। क्या अपीलकर्ता मुकदमे में दावा की गई राहत के हकदार हैं? आगे वाद पत्र में 17,000 रुपये के भुगतान के संबंध में वादी अपीलकर्ताओं की विशिष्ट दलील यह थी कि शुरू में यह सहमति हुई थी कि बिक्री विलेख के निष्पादन और पंजीकरण के समय विचारणीय राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, बल्कि पंजीकरण रसीद के साथ बदले में बाद में भुगतान किया जाएगा। कि अपीलकर्ताओं ने बिक्री विलेख के पंजीकरण के समय द्वितीय प्रत्याशी को यानी हरदेव राय को 17,000 रुपये के भुगतान किया और अद्यपि अपीलकर्ताओं 5,000 रुपये की शेष राशि भुगतान करने के लिए तैयार थे। द्वितीय प्रत्याशी ने यानी हरदेव राय ने
यह पंजीकरण रसीद के बदले में उक्त राशि तब लेगा जब उसे उसकी आवश्यकता होगी, यानी पहले से तय हुआ था, ये कहना था हम लोगों को। लेकिन अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दलील के विपरीत थे, यानी कि अपीलकर्ता जो साक्ष्य दिए वो उसके विपरीत हो गए, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला पलट दिया। अब PW3 बिक्री विलेख का सत्यापन करने वाला गवाह, PW4 प्रथम वादी, PW6 प्रथम वादी, PW7 प्रथम वादी के पति यानी जनक दुलारी देवी के पति गवाही दी कि प्रथम वादी के आवास पर प्रतिवादी को यानी हरदेव राय को 17,000 रुपए का भुगतान किया था। उसके बाद वे आरा में उप पंजीयन के कार्यालय गए और मुंशी PW5 बिक्री विलेख लिखवाया और इसके बाद द्वितीय प्रतिवादी ने बिक्री विलेख निष्पादित किया और उसे पंजीकृत कराया। 22/7/1988 के बिक्री विलेख में यह भी कहा गया था कि बिक्री विलेख के निष्पादन से पहले विक्रेता को 17,000 रुपए प्राप्त हुए थे, यानी डीड में लिखा हुआ था कि 17,000 रुपया मिला है और 5,000 रुपया बाकी है। लेकिन बाद में हरदेव राय ने कहा कि वो हमसे बिना पढ़े साइन करवाया गया था। साक्ष्य का विश्लेषण करने से प्रथम अपीलीय अदालत ने माना कि साक्ष्य दलील विपरीत थे और इसलिए खारिज किए जाने योग्य है। जब जो अभिवचन किया गया है वह सिद्ध नहीं होता है, यह साक्ष्य में जो कहा गया है वह अभिवचन के विपरीत है, तो यह कथन लागू होगा कि अभिवचन के विपरीत किसी भी साक्ष्य पर चाहे वह कितना भी ठोस क्यों न हो भरोसा नहीं किया जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह भी पाया कि उप पंजीयक द्वारा बिक्री विलेख में उसकी उपस्थिति में 17,000 रुपए भुगतान के बारे में कोई समर्थन नहीं था। नहीं बिक्री विलेख की तैयारी और निष्पादन से पहले 17,000 रुपए के भुगतान को दर्शाने के लिए कोई अलग रसीद मौजूद थी, यानी कोई भी अलग से कागजात नहीं था जिस पे स्वीकार किया गया था कि 17,000 रुपया मिला है, चाहे ऑनलाइन अकाउंट वगैरह में कुछ भी चीजें मेंशन नहीं थी, ना कोई पहले का साक्ष्य था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने DW एक बिक्री विलेख के साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला यानी कि गवाह जो इसमें साक्ष्य 1 नंबर जो गवाह है और W4-8 द्वितीय प्रतिवादी के साक्ष्य पर विश्वास किया कि वे 22/2/1988 को प्रथम अपीलकर्ता के निवास पर नहीं गए थे, यानी हरदेव राय ने साबित कर दिया कि वो उस समय दूसरे जगह थे जिस समय वो लोग कह रहे हैं कि पैसा हम अपने घर पे उनको बुला कर दिए हैं। उन्होंने साबित कर दिया था कि उस समय हम कहीं और थे, या तो गवाह के दम पे या कोई और साक्ष्य दिए होंगे। कोर्ट इस चीज को डिस्ट्रिक्ट जज ने मान लिया कि तब तक बिक्री विलेख पहले अपीलकर्ता के पति द्वारा लिखवा लिया गया था कि बिक्री विलेख उन्हें पढ़कर नहीं सुनाया गया था कि दूसरे प्रतिवादी को सूचित किया गया था कि बिक्री मूल्य का भुगतान बाद में गांव में किया जाएगा। उनसे कहा गया कि जो भी मूल्य है उसको गांव में दिया जाएगा और पंजीकरण रसीद के भुगतान और विनिमय पर बिक्री पूरी की जा सकती है और कब्जा दिया जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह भी नोट किया कि अपीलकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रासंगिक समय पर 2 स्वतंत्र गवाह मौजूद थे, अर्थात धर्मानंद पांडे और विदेश्वर पांडे, लेकिन उनमें से किसी की भी जांच नहीं की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिक्री विलेख में वर्णित बातों और बिक्री विलेख के निष्पादन के तरीके का भी उल्लेख किया और निष्कर्ष निकाला कि बिक्री मूल्य का कोई भी हिस्सा भुगतान नहीं किया गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य का यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ताओं ने पूरे साक्ष्य पर विचार करने के बाद 17,000 रुपए का भुगतान स्थापित नहीं किया था, जिसे द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। हस्तक्षेप के लिए किसी भी वैध आधार की अनुपस्थिति में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, यानी साक्ष्य होना चाहिए तब हस्तक्षेप कर सकते हैं। जहां प्रश्न 2 या 3 जहां पक्षों का इरादा यह है कि शीर्षक का हस्तांतरण प्रतिफल के
हस्तांतरण पर निर्भर करेगा। प्रतिफल की प्राप्ति को स्वीकार करने के लिए विलेख में दिए गए कथन का खंडन करने उद्देश्य साक्ष्य स्वीकार है। विशिंदेय नारायण बनाम अनमोल देवी वो अन्य रेफरेंस लिया गया एक केस का, यानी इसमें डाला गया। जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजमेंट देता है तो पहले के केसेस को देखकर, लॉ को देखकर, कानून को देखकर, संविधान को देखकर, हर चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दिया हुआ जजमेंट एक कानून बन जाता है जिसे रूलिंग लॉ कहते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझकर और हर तरीके के पुराने फैसलों पलट को देखते हुए, ताकि पुराने फैसले सभी फेल ना हो जाए और उस आधार पे कोई गलत ना क्लेम करने लगे, सब चीज़ों को देखकर डिफाइन करके जजमेंट देना पड़ता है। तो रेफरेंस के रूप में इसमें 2 केस भी लिया गया है जो इसी टाइप के थे यहाँ से, और ये है कालिया पेरुमल बनाम राजगोपाल, यानी 2 केस का रेफरेंस यहाँ तक किया गया। अब इसका पॉइंट नंबर 10, जहाँ बिक्री विलेख में यह लिखा है कि विक्रेता द्वारा संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने पर संपत्ति हस्तांतरण कर दी गई, यानी नीचे लिखा रहता है कि संपूर्ण पैसा पा लिए और आज से मालकियत यानी स्वत स्वामित्व टाइटिल दे दिए, कब्जा दे दिए, पोजीशन दे दिए। स्पष्ट इरादा यह है कि मालिकाना हक तभी हस्तांतरित होगा और कब्जा तभी दिया जाएगा जब संपूर्ण बिक्री प्रतिफल यानी पूरा पैसा का भुगतान हो जाएगा, यानी पूरा पैसा मिल जाएगा। जब बिक्री विलेख में यह लिखा है कि संपूर्ण पैसा प्राप्त करने पर विक्रेता संपत्ति हस्तांतरित कर रहा था, लेकिन क्रेता स्वीकार करता है कि उसने संपूर्ण प्रतिफल भुगतान नहीं किया, यानी पूरा पैसा नहीं दिया, या क्रेता साबित भी कर देता है बिक्री प्रतिफल भुगतान करने उसे नहीं दिया था, संपत्ति का मालिकाना हक क्रेता को हस्तांतरित नहीं होगा। यानी कि अब चाहे आप कितना भी पैसा, 1 रुपया भी बाकी है, ऊपर लिखा हुआ है कि 1 रुपया बाकी है, अब टोटल पैसा दे दिया, उसमें नीचे कंटेंट में डीड का जो कंटेंट है उसमें लिखा हुआ है कि पूरा पैसा पा लिए और तब पोजीशन दिए और दखल कब्जा दिए और स्वामित्व दिए। इसका मतलब है कि आपका 1 रुपया जो बाकी है वो मिलेगा तभी उसका ये सब मिलेगा, यानी स्वामित्व मिलेगा, टाइटल मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, दखल कब्जा मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका स्वामित्व अभी भी बरकरार रहा, बेचने वाला का स्वामित्व अभी भी बरकरार रहा, वो मालिक अभी भी है, उसका टाइटल नहीं गया। इस केस में यही डिफाइन किया गया। अगला पॉइंट, इस स्तर पर हम बिहार में प्रचलित प्रथा का उल्लेख कर सकते हैं जिसे खुबजुल बदले अर्थात संपत्ति का स्वामित्व खरीदार को तभी हस्तांतरित होगा जब समतुल्य का आदान प्रदान होता है। ये भी एक शब्द है जिसे हम भोजपुर में रसीद बेची होता है, अन्य डिस्ट्रिक्ट में ये उर्दू शब्द शायद है, इसका उपयोग होता है खुबजुल बदले, शायद इसका भागलपुर के तरफ उपयोग होता है इस शब्द का, हम लोग की तरफ रसीद बेची कहा जाता है। इस प्रथा के अनुसार जहां बिक्री विलेख में यह लिखा होता है कि संपूर्ण बिक्री मूल्य का भुगतान कर दिया गया और कब्जा दे दिया गया, लेकिन पंजीकरण रसीद विक्रेता के पास रहती है और संपत्ति का कब्जा भी विक्रेता के पास रहता है, क्योंकि सहमत मूल्य या तो पूर्ण या आंशिक प्राप्त नहीं हुआ है। बिक्री विलेख में वर्णित बातों के बावजूद स्वामित्व खरीदार के पास तब तक नहीं जाएगा जब तक विक्रेता को संपूर्ण मूल्य का भुगतान नहीं कर दिया जाता और बदले में खरीदार द्वारा पंजीकरण रसीद प्राप्त नहीं कर ली जाती। ऐसे मामलों में बिक्री विलेख निष्पादित और पंजीकृत होने पर पंजीकरण औपचारिकताओं को पूरा करने पर पंजीकृत बिक्री विलेख प्राप्त करने के लिए धारक को अधिकृत करने वाले पंजीकरण रसीद जो उप पंजीयक द्वारा जारी की जाती हैं, विक्रेता द्वारा प्राप्त की जाती हैं, रखी जाती हैं और खरीदार को नहीं दी जाती है। पंजीकरण रसीद रखने वाला विक्रेता या तो पंजीकृत दस्तावेज प्राप्त करेगा, मूल बिक्री विलेख को अपने पास रखेगा, या वह पंजीकरण रसीद को उप पंजीयक से पंजीकृत दस्तावेज के बदले बिना तब तक अपने पास रख सकता है
जब तक कि प्रतिफल का भुगतान ना हो। यानी कि रसीद और जो सेल डीड तैयार हुआ है वो दोनों का रखने का विक्रेता को अधिकार है तब तक जब तक उसको पूरा पैसा ना मिल जाए। बिक्री को अस्वीकार कर सकता है और पंजीकरण रसीद दस्तावेज जैसा भी मामला हो उसके पास है, देने से इनकार कर सकता है। रद्द की गई बिक्री को अनदेखा करके संपत्ति के साथ जैसा वह उचित समझे वैसा व्यवहार कर सकता है। यानी कि वो संपत्ति को दोबारा भी बेच सकता है, वो स्वामित्व नहीं दिया है। और ये सब केसों को रेफरेंस के रूप में फिर से जिक्र किया गया जो AIR में रिपोर्टेड है। ये सब केस है, बहुत सारा केस है। सरजूम शरण सिंह, पटना हाई कोर्ट का, शिव नारायण शाह का, ये सब केसों को रेफरेंस में लिया गया। आप सभी अगर देखना चाहते हैं तो गूगल से सर्च करके देख लीजिएगा, ये रेफरेंस लिया गया। नीचे में मेन कंटेंट जो इसका है यहाँ से फिर स्टार्ट होता है। इसलिए हमारा मानना है कि अपीलकर्ताओं के पक्ष में 22/2/1988 के बिक्री विलेय के निष्पादन और पंजीकरण पर क्रेता को स्वामित्व नहीं मिला। यानी कि जब फर्स्ट बार जनक दुलारी देवी खरीदी उनको मालिकाना हक नहीं मिला, यानी टाइटल नहीं मिला, कब्जा भी नहीं दिया गया, यानी दखल भी नहीं दिया गया। इसलिए परिणाम स्वरूप विक्रेता ने उचित समय के भीतर बिक्री मूल्य का भुगतान न करने पर बिक्री को स्वीकार करने की शक्ति बरकरार रखी। यानी पैसा न मिलने पर वो बिक्री को अनवैलिड कर सकता है। चूंकि निष्कर्ष यह है कि बिक्री मूल्य का कोई भी हिस्सा भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए अपीलकर्ताओं का दावा कि उन्होंने 5,000 रुपये का भुगतान करने की पेशकश की थी, भले ही इसे सच मान लिया जाए, इसका मतलब यह होगा कि वो मूल्य का केवल एक हिस्सा भुगतान करने के लिए नहीं तैयार थे, न कि पूर्ण, यानी 5,000 रुपये देने के तैयार थे। जबकि ये साबित हो गया कि वो पहले पैसा नहीं दिए थे, वो 22,000 रुपया देने का उनको अधिकार था कि 22,000 रुपया देते। 22,000 रुपये देने के लिए वो स्वीकार नहीं किए तो 18/3/1988 को रद्द कर दिया गया। पेशकश की गई तो उन्होंने नहीं माना तो वो रद्द माना गया। और 22/2/1988 को जनक दुलारी देवी को कोई टाइटल नहीं हुआ। अब हम यह जोड़ना चाहते हैं कि खूबजुल बदले आदान प्रदान जो बिहार में जो रसीद बेची भी कहा जाता है, स्वामित्व के हस्तांतरण, प्रतिफल की प्राप्ति और कब्जे के वितरण के बारे में बिक्री विलेख वर्णित विवरण के कृत्यों की घटनाओं को साक्ष्य होंगे और बिक्री विलेख निष्पादन और पंजीकरण पर बिक्री पूरी हो जाएगी, भले ही बिक्री मूल्य का भुगतान न किया गया हो। और बिक्री विलेख को एक तरफा रद्द करना संभव नहीं होगा। इस नियम का अपवाद कालिया पेरुमल बताया गया है। इस केस में बिहार में खुशबुल बदलेन की प्रथा यह मानती है कि विधिवत निष्पादित बिक्री विलेख वर्तमान हस्तांतरण के रूप में कार्य नहीं करेगा, बल्कि विलेख के निष्पादन और पंजीकरण के समय से लेकर समकक्षों के आदान प्रदान के समय तक स्वामित्व के वास्तविक हस्तांतरण को स्थगित कर देगा। यानी कि रसीद बेची जब तक नहीं होगा उस समय तक टाइटल और स्वामित्व और पोजीशन को रोक देगा, और जब पूरा पैसा मिल जाएगा, रसीद बेची हो जाएगा, उसके बाद ही पूरा स्वामित्व और पोजीशन मिलेगा। लेकिन अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि कंटेंट में लिखा रहना चाहिए कि आज से हम मान लीजिए जितना भी पैसा आप दिए, इस वाद को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है। लास्ट में यही लाइन लिखा हुआ है, जहाँ क्रेता बाहरी स्थान से है वहाँ विक्रेता को पंजीकरण सौंप दी जाती है ताकि वह मूल बिक्री विलेख को एकत्र कर क्रेता को सौंप दे। यह आम बात है, चाहे जो भी हो। उपयुक्त के मद्देनजर हम मानते हैं कि इस अपील में कोई योग्यता नहीं है और अपील खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट इसको भी खारिज कर देता है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला था वो पटना हाई कोर्ट भी माने रखा और सुप्रीम कोर्ट भी माने रखा। तो यही जजमेंट था और इसका आप सभी समझ गए होंगे पूरा जजमेंट को देखकर कि क्या कंडीशन है। जब भी अगर कंटेंट में लिखा रहेगा कि आज से स्वामित्व और पोजीशन आपको दिया जाता है, तभी आपका वो पोजीशन हुआ। नहीं अगर लिखा है कंटेंट में कि इतना पैसा बाकी है, नीचे में केवल ये लिख दिया गया है कि पूरा पैसा पा लिए और आज से दखल कब्जा और पोजीशन इनको दे दिए, टाइटल स्वामित्व इनको दे दिए, तो स्वामित्व नहीं होगा जब तक कि एक भी रुपया बाकी रहेगा। 1 रुपया भी बाकी रहेगा तो नहीं मिलेगा स्वामित्व, वो दूसरे को बेच सकता है नोटिस कराकर।
आपको बेच देगा। तो इसलिए इस चीज़ पे ध्यान देना है और कभी भी दाखिल खारिज इस पे नहीं होगा। जब तक आपको स्वामित्व टाइटल नहीं मिला है तब तक दाखिल खारिज कैसे होगा? आप जब पोजीशन में नहीं है, आपका दखल नहीं है, जब तक रसीद बेची नहीं हुई इसका मतलब अब दखल ही नहीं मिला आपको, दखल के हकदार ही नहीं है आप, तो उस पे दाखिल खारिज कैसे हो जाएगा? जब तक डीड नहीं देगा, अगर गलत तरीके से आप डीड भी निकलवा लिए तो दाखिल खारिज पॉसिबल नहीं है। तो ये था एक टॉपिक जिस पे हमने वीडियो बनाया, बहुत ही प्रमुख टॉपिक था। दाखिल खारिज संबंधी कोई भी सवाल हो आप सभी हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। देखते रहिए भूमि जानकार अमीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर प्रकार के वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा। जितने भी दाखिल खारिज संबंधित वीडियो है अभी मैं डाल रहा हूँ, और जो भी सवाल होगा आप सभी भेज सकते हैं। मैं संडे को उस पे जवाब देने की कोशिश करूँगा। इस समय तो कोई भी सवाल उतना ज़्यादा नहीं आया था, 1-2 सवाल आया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सवाल भेजिएगा तो हम वीडियो बनाएँगे संडे को, और अन्य सभी वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।